सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी एनुअल रिटर्न, जीएसटी की सबसे इम्पॉर्टेंट रिटर्न जिसमें लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी रहती हैं। आपके साथ इस वीडियो में पूरा फॉर्म डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो एनुअल रिटर्न पर डिस्कशन करेंगे हम। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब एनुअल रिटर्न 1920 और 1819 दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अवेलेबल हो गई है। दोनों के लिए फॉर्म बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल ही सिमिलर वे में कुछ टेबल्स को ऑप्शनल कर रखा है, जो सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटीआर 99C को अगर विदाउट एनी एरर फाइल करना है तो हमारा ये सेशन लीजिए। 3 आवर्स का सेशन है, जिसमें हमने 18-19 में जो 3 सालों का इम्पैक्ट है वो कवर करते हुए 18 केस स्टडीज को कवर किया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इसका कोई डेमो अवेलेबल है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में डेमो भी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं डेमो। अब बात करते हैं केस नंबर 2, जहां पे मेरी 3B1 एंड बुक्स में डिफरेंस है। क्या हुआ, 18-19 की मेरी सेल और टैक्स कितना है, 5,60,000। मैंने 18-19 की सेल 18-19 में कितनी दिखाई, 470 एंड 56,500। पर मैंने सितंबर 19 से पहले रिकंसिलेशन कर लिया, तो मुझे याद आ गया भाई मेरी तो 30,000 की सेल रह गई, दिखाई नहीं मैंने, तो 19-20 में दिखा दी मैंने 30,000 की सेल और 3600 का टैक्स। अब ये जीएसटीआर 9 की किस टेबल में जाने हैं वो भी मैंने यहाँ पीपीटी में भी लिख रखे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ इसके केस। तो केस नंबर 2 की एक्सेल फाइल ओपन कर लेती हूँ। मेरी इस केस में टेबल नंबर 4 में डेटा कितना आएगा, जो मैंने 18-19 में दिखाया, कितना आएगा, 4,70,000 और 56,400 ऑटोफिल आएगा। इसमें मुझे करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस केस में क्या किया, जो 30,000 का डिफरेंस था ना, अगले साल ठीक करा। तो अगले साल की जो एडजस्टमेंट है, यानी जो 18-19 का डेटा मैंने 19-20 में सितंबर 19 तक दिखाया है, वो किस में जाएगा, अगर सेल बढ़ाई है तो टेबल 10 में, और उसका टैक्स टेबल 14 में। तो डेमो आपने देख लिया, इसको बाय करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका कोई इफ एंड बट रहेगा ही नहीं ये सेशन लेने के बाद। आप यहाँ पर आइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक टू बाय करिए। क्लिक टू बाय करते ही देखिए आपके सामने ऐड टू कार्ट के ऑप्शन आ गए। जैसे आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में हर एक मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीचे आइए, पढ़ लीजिए, सारा कुछ हमने लिखा है, क्या क्या मटेरियल वगैरह आपको मिलने वाला है, कौन से केसेस कवर होने वाले हैं, डिटेल में आपको यहाँ पर हमने लिख के दिए। इसके अलावा भी मैंने डेबिट क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे से कवर किया है अपने सेशन में। तो इसका बेनिफिट लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए ही हमने ये सेशन अवेलेबल कराया है। एनुअल रिटर्न का फॉर्म ओपन कर लिया है। पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपने गलतियां कर रखी थी, 3B1 को फाइल करते हुए मिस्टेक्स हुई हैं, उसकी वजह से करेक्शंस करनी है, तो फिर अपनी एनुअल रिटर्न को जरूर फाइल कर लीजिएगा। जैसे आप एनुअल रिटर्न के फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ये ना 4 टैब्स दिखाई देंगे। इन टैब्स में आपके लिए समरी डेटा है। पहला जो डेटा है वो जीएसटीआर 9 का है। आपकी जीएसटीआर 9 ऑटोफिल होती है कैसे, आपकी जीएसटीआर 3B और 1 जो आपने पूरे साल में फिल की है उसके बेस पर। देन जीएसटीआर 1 की समरी पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपको मिल जाएगी। देन जीएसटीआर 3B की समरी मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे एक और टेबल 8A का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। यानी टेबल 8 जो है ना जीएसटीआर 9 की, जो ये टेबल 8 है, इसमें आपका रिकंसिलेशन होता है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यानी आपके 2A में जो डेटा आ रहा है और आपने जो लिया है उसका रिकंसिलेशन यहाँ पे कराया जाता है। तो 2A का डेटा होता है ना जो, वो टेबल 8A में आता है। तो टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन होती थी कि ये डेटा मेरे 2A से भी मैच नहीं हो रहा, अब क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, क्या हटाया गया है, मैं कैसे समझूं। तो इसीलिए ये टेबल 8A का डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। इसे आप जैसे ही ओपन करते हो ना, पहले तो ये रीड मी सेक्शन में आपको कट ऑफ डेट दिख जाती है कि जीएसटीआर फाइलिंग की कट ऑफ डेट कौन सी कंसीडर की गई है। ठीक है। देन आपको 4 नीचे शीट्स दिखाई देती हैं। B2B, जो आपका सारा B2B का डेटा है, कौन सा कंसीडर किया गया है टेबल 8A के लिए, B2B अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा डेटा आया, क्रेडिट डेबिट नोट का डेटा और क्रेडिट डेबिट नोट अमेंडमेंट का डेटा। तो इससे अपना रिकंसिलेशन कर लेना। ठीक है। अब हम आ गए हैं जीएसटीआर 9 की टेबल्स की तरफ।
अगर आप टेबल्स को काउंट करोगे तो ये जो टेबल्स हैं ये है इन नंबर्स 12। ये वाली जो टेबल है ये हाइड रहती है, ये तभी एक्टिव होती है अगर आप लेट जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। अब जो ये 12 टेबल्स हैं इनमें सबसे पहले हम लास्ट की 4 टेबल्स की बात करेंगे, टेबल नंबर 15, 16, 17 एंड 18। ये चारों टेबल्स ऑप्शनल कर दी गई हैं। आप चाहें तो इन्हें भरिए, चाहे तो ना भरिए। हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब ऑप्शनल ही है तो भरने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये ऑप्शनल हुई कैसे थी, टैक्स पेयर्स की आवाज उठाने की वजह से, क्योंकि इनमें डेटा भरना मतलब इन्हीं पे सारा का सारा टाइम कंज्यूम कर देना। तो टेबल नंबर 15 है आपकी डिमांड एंड रिफंड की टेबल। टेबल नंबर 16 में आपकी जो सप्लाईज आपने रिसीव की कंपोजिट टैक्स पेयर से, या डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर, या गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, और 17-18 आपकी HSN की समरी आउटवर्ड इनवर्ड की मांगता था। अब ये चारों टेबल्स हो गई हैं ऑप्शनल, तो इन्हें छोड़ दीजिए। यानी 12 में से 4 टेबल आपकी पूरी हो गई खत्म। कितनी टेबल्स बच रही हैं आपकी? 8 टेबल्स। अब 8 टेबल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैं एज्यूम कर रही हूं कि आप लोग अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। अगर नहीं लिया है तो रख लीजिए अपने पास एक कॉपी पेन। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ नोट करा रही हूँ। तो यहाँ पर अब जो हमारी 8 टेबल बची ना, उनको बाइफरकेट कर लो 2 पार्ट्स में। 2 चीजें लिख लो, आउटवर्ड सप्लाई और ITC। अब हमारी जो टेबल नंबर 4 है, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9, 10, 11 एंड 14, ये टेबल्स है हमारी आउटवर्ड सप्लाई की, यानी सेल की। इसमें कौन सा डेटा आएगा? सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का। इसके अलावा जो टेबल्स बची 6 नंबर, 7, 8 एंड 12 एंड 13, ये हमारी टेबल्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। सिर्फ और सिर्फ इन 2 बाइफर्केशंस के हिसाब से ही हमें एनुअल रिटर्न में डेटा को फिल करना है। तो अब हम पहले टेबल्स डिस्कस करेंगे किसकी? सेल की, यानी आउटवर्ड सप्लाई की। ठीक है, तो हम टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 को पहले डिस्कस कर रहे हैं। पहली टेबल आपकी टेबल नंबर 4, इसमें आपकी वो वाली आउटवर्ड सप्लाईज आनी है जो टैक्सेबल है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, टेबल नंबर 4 में आपकी वो आउटवर्ड सप्लाईज आनी है जिन पे आपने टैक्स पे किया है, यानी जिन पे आपने टैक्स पे नहीं किया वो आपकी टेबल नंबर 5 में जाने वाली है। तो टेबल नंबर 4 को मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसमें लिखा गया है डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। तो यहां नोट कर लीजिए, टेबल नंबर 4 में अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एनुअल रिटर्न अगर आप भर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ही डेटा यहाँ पर आएगा। अगर 17-18 का इम्पैक्ट 18-19 में दिखा दिया था या 19-20 का इम्पैक्ट 18-19 में दिखा दिया था तो वो इस टेबल में नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का ही डेटा आएगा, यानी 18-19 का जो डेटा 18-19 की 3B एंड 1 में आपने दिखाया वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी फिगर्स ऑटो पॉपुलेट आएंगी, इस केस में नहीं आ रही क्योंकि इनका ज्यादा डेटा नहीं है। जो भी फिगर्स आपको ऑटो पॉपुलेट दिख रही हैं वो एडिटेबल है, और जो फिगर्स यहाँ भी ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं वो आपके GSTR 1 से हो रही है, क्योंकि आप ये वाली जो बाइफर्केशन देते हो ना, जो टेबल नंबर 4 की ये बाइफर्केशन है, ये कहाँ देते हो आप? GSTR 1 में देते हो, 3B में तो देते नहीं हो। इसीलिए सिस्टम की तो मजबूरी है, कहां से वो डेटा उठाएगा? GSTR 1 से। बट आपको कौन सा डेटा यहाँ पे फिल करना है? जो आपका करेक्ट डेटा है, चाहे वो 3B है या बुक्स है, जो आपका करेक्ट डेटा है वो आपको टेबल नंबर 4 में फाइनेंशियल ईयर का डेटा एंटर करना है। ठीक है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में बाइफर्केशन की मिस्टेक कर दी थी, टैक्स की बाइफर्केशन की मिस्टेक कर दी थी, कोई भी गलती की थी, तो यहाँ पे अपना करेक्ट डेटा ही एंटर करिएगा। अब जानते हैं इसकी बाइफर्केशंस क्या है। टेबल नंबर 4A में क्या आएगी? आपकी ऐसी सेल जो B2C है, यानी जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की पूरे फाइनेंशियल ईयर की, वो डालनी है। सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन जो B2B सप्लाईज है वो डालनी है। देन C एंड D में आपकी 0 रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट की अलग से दिखानी है और SCZ की अलग से दिखानी है। कौन सी? जो है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज दिखानी है जिन पर टैक्स आपने पे किया है। देन टेबल नंबर E डीम्ड एक्सपोर्ट। बहुत सारे लोग डीम्ड एक्सपोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि
आपको पूरी नॉलेज नहीं है जीएसटी की। जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो हमारा जीएसटी कोर्स ऑप्ट करिए। 30 आवर्स का डिटेल्ड कोर्स है, आपके हर एक एस्पेक्ट को, हर एक चीज को ये क्लियर कर देगा। आपको अगर जीएसटी की पूरी नहीं अधूरी सी नॉलेज है तो आपकी डिटेल्ड हो जाएगी नॉलेज अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डीम्ड एक्सपोर्ट आपकी वो एक्सपोर्ट होते हैं जो आप विद इन इंडिया सप्लाई करते हो बट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को करते हो तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट बन जाता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। एक जगह और कंफ्यूजन होती है लोगों को कि मर्चेंट एक्सपोर्ट को कहाँ दिखाए। कुछ लोग तो मर्चेंट एक्सपोर्ट को ही डीम्ड एक्सपोर्ट समझ लेते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्ट को आपको B2B में ही दिखाना है। देन है नंबर F, टेबल नंबर 4F। ये क्या है? अगर किसी एडवांस पे आपने जीएसटी पे किया, ऐसा एडवांस जिस पे आपने टैक्स पे कर दिया बट इनवॉइस इशू नहीं किया, और जो A to E यानी A से लेकर E तक में भी जो ऑलरेडी आपने कवर ना किया हो। कोई भी डुप्लीकेसी नहीं करनी है। एक बार डेटा अगर किसी टेबल में आ गया है तो बार बार उसको नहीं डालना है, ठीक है। देन है टेबल नंबर G। ये बात कर रहा है इनवर्ट सप्लाईज की। अब मैंने आपको बताया कि टेबल नंबर 4 तो आपकी सेल की है। अब यहाँ पे परचेज की बात क्यों हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि आपका टैक्स मैच करना है। टैक्स मैच कैसे होगा? जब आप वो वाली इनवर्ट सप्लाईज भी ले ले जिन पे आपने आरसीएम में टैक्स पे किया है। जी हाँ, अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया है अपनी इनवर्ट सप्लाईज पे, वो जाएगा टेबल नंबर 4G में। नीचे आपके टोटल हैं जो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। बात कर रहे हैं कॉलम नंबर I, J, K, L। ये आपके कॉलम्स ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो इन्हें B2E में नेट करके दिखा दें। ऊपर जो आपकी B से लेकर E तक की ये कॉलम्स हैं, इन्हीं में आप इन्हें नेट करके दिखा सकते हैं। यानी आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या सप्लाईज रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, सप्लाईज इंक्रीज थ्रू अमेंडमेंट, इनको अलग अलग से दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये ऑप्शनल कर दी गई हैं। आप यहाँ पे इन्हें नेट करके भी दिखा सकते हैं और आपकी मर्जी है, अगर आप बाइफर्केशन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ हमने टेबल नंबर 4 को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टेबल नंबर 5। इसमें आपकी कौन सी आउटवर्ड सप्लाईज जानी है? जो एग्जाम्प्टेड है, जिन पे आपने टैक्स पे नहीं किया है। इसमें भी आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। जो ऑटो पॉपुलेट डाटा है वो एडिटेबल है। आपको सही डेटा लेना है, यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 का डेटा जो 18-19 की ही 3B या 1 में आपने दिखाया है, वो करेक्ट डेटा आपको यहाँ पे एंटर करना है। पहला है 5A में जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और SCZ भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देन C में सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब ये आरसीएम वाला फिर से यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सी सप्लाई है? अगर आपकी सप्लाई आरसीएम में कवर है, यानी आपकी सप्लाई पे आप टैक्स ना पे करके आपका रिसिपेंट अगर टैक्स पे कर रहा है, तो आपके लिए तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई हो गई ना, वो यहाँ पे आनी। ठीक है, तो इसी तरह की बातों को क्लियर किया हुआ है हमने अपने जीएसटी कोर्स में, तो वो आप दिखा देंगे। देन एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, इनके लिए अलग बाइफर्केशन है। बट अगर आपको ये सारी बाइफर्केशन करने में दिक्कत आती है तो आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि टेबल नंबर 5 में टेबल नंबर 5D को यूज कर लो सारी एग्जम्प्टेड सप्लाई दिखाने के लिए। यानी ये सारी बाइफर्केशन ना दो, सिंपली एग्जम्प्टेड में डाल दो अपनी एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाईज को। नीचे जो ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये जो बाइफर्केशन है ना, ये भी ऑप्शनल है। इनको भी आप नेट करके ऊपर ही दिखा सकते हो। तो टेबल नंबर 5 हमारी बड़ी सिंपल सी टेबल थी। देन आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो रिलेवेंट टेबल है टेबल नंबर 9 के दो पार्ट है, टैक्स पेएबल एंड टैक्स पेड। टैक्स को पे कैसे करते हो आप? दो तरह से करते हो, या तो कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से। तो जो ये वाला पार्ट है पेड वाला, ये हमेशा फ्रीज रहेगा, इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। पर आपका जो टैक्स पेएबल का पार्ट है टेबल नंबर 9 में, ये आपका एडिटेबल है। इसको बाइफर्केट किया गया है IGST, CGST, SGST, सेस, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एंड अदर। इसमें भी आपकी डिटेल्स ऑटो फिल आ रही होंगी, बट स्पिल ओवर इफेक्ट को ठीक करने के लिए टेबल नंबर 9 बहुत ही ज्यादा यूज होगी। तो उसके लिए हमारा रिकॉर्डेड सेशन लेना बिल्कुल मत भूलेगा। 9 and 9C का studybuddy.com को विजिट कर लीजिएगा।
अगली जो टेबल है हमारी, एक ही टेबल के अंदर 4 टेबल्स को कंसोलिडेट किया गया है, 10, 11, 12 एंड 13। तो यहाँ पे एक तो लैंग्वेज भी चेंज कर दी गई है। पहले जो लैंग्वेज थी ना वहां पे 2017, 18, 18, 19 पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, अब इन्होंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है कि 10, 11, 12 एंड 13 particulars of the transaction for the financial year declared in the return of next financial year। अभी तक जो मैंने आपको टेबल्स दिखाई थी, टेबल नंबर 4 एंड 5, वहां पे मैंने बोला था कि आप 18-19 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भर रहे हो तो टेबल नंबर 4 एंड 5 में 18-19 का जो डेटा 18-19 में दिखाया वही लेना। पर टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में 18-19 का जो डेटा 19-20 में दिखा दिया आपने टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड कौन सा होगा? सितंबर 19। या फिर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो डेटा आपने 2021 में दिखाया है अप टू सितंबर 20, वो आपका टेबल 10, 11, 12 एंड 13 में आने वाला है। इसे अपने पास आप नोट कर लीजिए। तो अगर आपने आउटवर्ड सप्लाईज को बढ़ाया था, यानी 18-19 की जो सप्लाईज आपने 19-20 में इंक्रीज करी, वो टेबल नंबर 10 में चली जाएगी। 18-19 की जो सप्लाई आपने 19-20 में डिक्रीज करी, वो टेबल नंबर 11 में चली जाएगी। और यहाँ पे नीचे 12 और 13 आईटीसी के लिए है, ये भी मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि टेबल नंबर 12 में अगर आपने 18-19 का कोई रिवर्सल 19-20 में किया आईटीसी का, वो आएगा। और टेबल नंबर 13 में 18-19 का कोई आईटीसी 19-20 में लिया तो वो आएगा। और अगर 19-20 के लिए बात करें हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो रिवर्सल आपने 20-21 में किया वो 12 नंबर टेबल में आएगा। और टेबल नंबर 13 में कौन सा आएगा, अब तो आपको क्विकली पता चल जाएगा, 19-20 का जो अवेलमेंट आपने 20-21 में किया। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर की आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो उसकी करेक्शन अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है तो आपका जो इंपैक्ट है वो जाएगा टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 में। 10 और 11 हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की है, 12 एंड 13 हमारी आईटीसी की टेबल्स है। इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि ये ही आपको यूज आएंगी अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर की गलती दूसरे फाइनेंशियल ईयर में सही की है। अब यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत ही इजीली लिख दिया है, इसको पढ़ के भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमारी लास्ट टेबल है टेबल नंबर। तो अगर आपने आउटवर्ड सप्लाईज ठीक की एक फाइनेंशियल ईयर की दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, उसकी वजह से अगर आपका टैक्स पेबल निकला और आपने पे कर दिया है तो उसका इंपैक्ट आपको टेबल नंबर 14 में डालना है, बाइफरकेट कर देना है टैक्स। ये आपको खुद डालना पड़ेगा, ये ऑटोफिल होके नहीं आएगा। टेबल 10, 11, 12, 13 में भी कोई भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगा, ये आपको खुद एंटर करने हैं। तो अब हमने आउटवर्ड सप्लाईज को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने अपनी 12 में से बहुत सारी टेबल्स खत्म कर ली। अब हमने सिर्फ टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 तीन ही टेबल्स को और डिस्कस करना है और ये तीनों टेबल रिलेवेंट है हमारी आईटीसी। सबसे पहली टेबल, टेबल नंबर 6, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा है डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो 18-19 का जो आपने आईटीसी अवेल किया है, टेबल नंबर 6 सिंपली आपसे उसका बाइफरकेशन मांगती है। ऊपर 6A में आपने जो क्रेडिट 3B में अवेल किया है वो सारा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। इस केस में नहीं आ रहा है क्योंकि इनका कोई भी आईटीसी नहीं था। और नीचे सिंपल उसकी बाइफरकेशन है। 3B में भी आप बाइफरकेशन डालते हो ना आईटीसी की, वही सेम बाइफरकेशन है इसमें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसलिए समझा रही हूँ। जैसे पहली बाइफरकेशन है, यानी 6A में जो डाटा आ रहा है उसका पहला बाइफरकेशन आपसे मांगा है कि आपका इनवर्ड सप्लाईज का जो आईटीसी है अदर देन इंपोर्ट का और अदर देन आरसीएम का, वो यहाँ पे डाल दो। और इवन जो ये ब्रेकअप मांगा है ना, इनपुट कैपिटल गुड और इनपुट सर्विस, ये भी अब ऑप्शनल है। सारा का सारा आप बाइफरकेशन इनपुट्स मान के डाल दो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इनवर्ड सप्लाईज ऐसी मांग ली, यहाँ पे ऐसा आईटीसी मांग लिया जो ना तो इंपोर्ट का हो ना आरसीएम को हो। ऐसा क्यों किया? उनका बाइफरकेशन इन्होंने आपसे अलग नीचे लिया है, पर ऐसा किया क्यों? क्योंकि आपका जो ये टेबल 6B का डेटा है ना, ये आपके टेबल 8B में ऑटो पॉपुलेट होगा। और टेबल 8B आपका रिकंसिलेशन कराता है 2A से। और अभी तक क्या था कि 2A में ना तो इंपोर्ट का आईटीसी आता था ना ही आपका आरसीएम का आईटीसी आता था। तो अगर वो सारा का सारा आईटीसी आपसे यहाँ कंसोलिडेट करा के ले लेते तो फिर वो खिचड़ी पक जाती, वहां पर रिकंसिलेशन में दिक्कत आ जाती। इसलिए आपका ऐसा इनवर्ड सप्लाईज का आईटीसी जो ना तो इंपोर्ट का है ना आरसीएम का है, वो आपको यहाँ दिखाना है। अगर आपका आरसीएम का आईटीसी है तो आरसीएम वाला जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का है तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन वाला है
तो उसके लिए अलग बाइफर्केशन है, वो आप अलग अलग करके ही दिखाइएगा। बाइफर्केशन है इंपोर्ट का है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अलग है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अलग है। ये बाइफर्केशन अलग इसलिए लिया गया है क्योंकि टेबल 8 में जब आपका रिकंसिलेशन होगा ना, तो टेबल नंबर 6E का जो ये डाटा है वो वहां पे ऑटो पॉपुलेट होगा टेबल 8 में, वहां पे आपका इंपोर्ट का रिकंसिलेशन अलग से हो रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ये सारा सिंपल आपको बाइफर्केशन डालना है, इसमें ज्यादा इफ एंड बट नहीं है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD, ये भी आपको अलग बाइफर्केशन, बिल्कुल सेम यही बाइफर्केशन आप अपने 3B में डालते हो। 3B को खोल के देख लो, 3B की जो टेबल है ITC की उसको ओपन करके देख लो, यही सेम बाइफर्केशन आप वहां पे डालते हो, यही आपको यहाँ डालना है। नीचे आ रहा है ट्रान 1 ट्रान 2 विच इज नॉट रिलेवेंट नाउ, एंड टेबल नंबर 6M ऐसा ITC जो आपने अवेल किया पर कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया ऊपर, यानी ऊपर बाइफर्केशन नहीं दिया आपने, पर आपने ऐसा कोई ITC अवेल कर रखा है, तो उसके लिए टेबल नंबर 6M यूज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल आपके स्पिल ओवर इफेक्ट्स के लिए, जो मैंने अपने कोर्स में 99C के कोर्स में कवर कर रखा है, वहां पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो टेबल नंबर 6 में आपका बाइफर्केशन आ जाएगा ITC अवेल का, यानी ये डाटा जो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देना है। देन टेबल नंबर 7 में आपका ITC रिवर्सल का बाइफर्केशन है। टेबल नंबर 6 में तो था अवेल करने का बाइफर्केशन, टेबल नंबर 7 में है रिवर्स करने का। तो अगर आपने इन रूल्स के अकॉर्डिंग यानी रूल 37 के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन किया है, 180 डेज वाला रिवर्सल किया है, 39 ISD वाला रिवर्सल किया है, 42 आपने रिवर्सल किया है और 43 का रिवर्सल किया है, यानी पर्सनल यूज एग्जाम्प्टेड एंड नॉन एग्जाम्प्टेड वाला, तो वो बाइफर्केशन आपको यहाँ डालना है। या फिर 17.5 यानी ब्लॉक क्रेडिट का रिवर्सल है, तो वो आपको यहाँ बाइफर्केट करके दिखाना है। बट अगर आपको ये इतने सारे रूल्स समझ नहीं आते, आपको नहीं पता, आपने क्रेडिट को रिवर्स तो किया है बट कौन से रूल में किया है, तो नो इश्यूज, टेबल नंबर 7H को यूज कर लीजिए। यहाँ पे आप अदर्स लिख के और अपना बाइफर्केशन कंसोलिडेट करके दे सकते हो रिवर्सल का, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी टेबल नंबर 7H जिसमें आपको सिंपल बाइफर्केशन देना है अपने ITC रिवर्सल का फॉर द फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो आपका इनएलिजिबल ITC है। देन हमारी लास्ट टेबल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, टेबल नंबर 8 जो आपका रिकंसिलेशन कराएगी 2A का। तो अब हम जो बार बार टेबल 8A टेबल 8A की बात कर रहे थे वो ये है, जो है ITC एज पर 2A। ये आ रहा है आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट। तो अब इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गया है, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा यहाँ पर आ गया है। 8B में भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ये कहां से हो रहा है, टेबल नंबर 6B एंड 6H। तो पीछे जो डेटा आपने टेबल नंबर 6B और H में डाला वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कोई भी गलती मत करना वरना दिक्कत आएगी। देन टेबल नंबर 8C बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले लैंग्वेज बहुत मुश्किल से लिखी हुई थी, अब इन्होंने सिंपल लिख दिया, ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड RCM received during the financial year but availed in the next financial year up to the specified period। यानी ऐसा ITC जो आपका है तो इस फाइनेंशियल ईयर का, पर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है। अब आप कहोगे वो तो हमने टेबल नंबर 12 एंड 13 में भी दिखा दिया, तो वो इम्पैक्ट दो जगह आएगा। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा दूसरे फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 12, 13 तो यूज करना ही है, साथ ही टेबल नंबर 8C भी यूज करना है। जी हाँ, अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ITC आपने 19-20 में लिया है तो वो कहाँ जाएगा, आपके टेबल नंबर 13 में, साथ ही कहाँ जाएगा, टेबल नंबर 8C में। लिख लो इस बात को। और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ITC का रिवर्सल 19-20 में किया है तो आपका वो कहाँ जाएगा, टेबल नंबर 12 में, साथ ही टेबल नंबर 8C में। अब टेबल 8C में कैसे आएगा, रिवर्सल है तो मतलब नेगेटिव होगा। तो आपको बताना चाहूंगी 8C में नेगेटिव फिगर भी अलाउड है, ये नेगेटिव फिगर को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आपने ITC नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डाला है, किसी फाइनेंशियल ईयर का, चाहे किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको टेबल 8C भी यूज करना है, टेबल नंबर 12 एंड 13 भी यूज करना है। अब मान लीजिए आपका नीचे कोई डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस तो इस वजह से भी आ सकता है कि 2A में आपका डेटा नहीं आया क्योंकि आपके सप्लायर ने अपने GST 1 में डेटा नहीं दिखाया, पर आपके पास तो इनवॉइस है इसलिए आपने ITC पूरा अवेल कर लिया। इसलिए अगर आपका नीचे डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ITC आप लेने के लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपके पास इनवॉइस है, आप सेक्शन 16 की पूरी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो।
और वो अगर 2A में आपका क्रेडिट नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको यहाँ पर अगर डिफरेंस आ रहा है तो एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है। अपने पास इनवॉइस सेव कर लीजिएगा। और अगर आप 9C फाइल करने के लिए एलिजिबल हो ना, तो 9C में आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो कि हमारे पास तो ये इनवॉइस अवेलेबल है, पर इन्हें हमारे सप्लायर ने GST 1 में नहीं दिखाया, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई डिफरेंस है, डिफरेंस किस वजह से हो सकता है कि ITC अवेलेबल तो था पर आपने अवेल नहीं किया, तो वह यहाँ डाल दो, या फिर ITC अवेलेबल तो है पर इनएलिजिबल है, तो वो यहाँ डाल दो और आपका डिफरेंस हो जाएगा खत्म। देन है G और H। G और H में अब आपका रिकंसिलेशन हो रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ डाल लो आप अपना, और जो पीछे से है टेबल नंबर 6E से जो डेटा आ रहा है वो आपका ऑटो फिल हो जाएगा और आपका डिफरेंस नीचे दिखाई देने लगेगा। तो नीचे आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स का रिकंसिलेशन है ITC का, और ऊपर आपका 2A के साथ रिकंसिलेशन है ITC का। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर ली है सारी टेबल। सारी टेबल्स को भरते ही कंप्यूट लाइबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही कोई भी लेट फी वगैरह होती है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। बट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई गलती होती है और कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं, तो आप सोचते हैं आप कैसे उसे करेक्ट करें। तो कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करने के बाद भी आप लिखा भी है आप अपनी एडिशनल डिटेल्स को, अगर आप भूल गए हैं तो कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करने के बाद भी डाल सकते हैं। पर एक बार अगर प्रोसीड टू फाइल कर दे यानी फाइलिंग पे चले गए फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और नीचे 2 टैब्स और एक्टिव हैं, प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 9 PDF एंड प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 9 एक्सेल। तो इनके थ्रू भी आप अपने GSTR 9 को चेक कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने सारी फॉर्म को समझ लिया है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के साथ ही 19-20 का भी फॉर्म अवेलेबल हो गया है। और लास्ट डेट्स क्या है, क्योंकि ये बढ़ती रहती हैं, उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे जो कोर्सेज एक्टिव हैं, GST का डिटेल्ड कोर्स 9 गलतियों के बिना अगर आपको फाइल करना है, 3 सालों का इम्पैक्ट जो एनुअल रिटर्न में दिखाना है वो जानना है कैसे होगा, तो हमारा ये सेशन ले लीजिए। और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हो, ट्रायल से बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो जो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कराती है, कुछ चेंज हो जाता है तो बार बार बैलेंस शीट्स को मिलाना ही टास्क हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग को मिलाना ही टास्क हो जाता है, तो हमारा ये कोर्स लीजिए, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखिए। 2 घंटे की वीडियो है, कई दिनों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।